जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा डोंग शाओचिन ह्वाइजिन को मारने का ट्राई करती है, पर वो गलती से ह्वाइजिन को मार देती है। वेंजो उसके पीछे जाता है और एक कार आके डोंग शाओचिन को मार देती है। सर्वेलेंस कैमरा पे क्लियरली दिखता है कि वो कार आके डोंग शाओचिन को हिट करती है। कार के ड्राइवर का फेस नहीं दिखता। लांग चियाओ आके कहती है, बॉस, तवरान ने अभी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि डोंग शाओचिन के घर पे कोई नहीं है और उसका घर जल गया है। सर्वेलेंस कैमरा पे वो देखते हैं कि जो कार का ड्राइवर था उसका फेस नहीं दिख रहा। वेंजो कहता है ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है। इतनी स्पीड पे आगे टर्न लेके किसी को मारना, कोई इनएक्सपीरियंस ड्राइवर होता तो उसकी कार फ्लिप हो जाती। लांग चियाओ कहती है, बॉस क्या आप ठीक हो? क्यों ना हम पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाएं। वेंजो कहता है, मैं ठीक हूँ। एक टीम को भेजो डोंग शाओचिन और डोंग शियान के सोशल सर्कल्स इन्वेस्टिगेट करने, स्पेशली डोंग शियान। उसके जॉब पे कितने ड्राइवर्स है, कितने क्लाइंट्स है, उसकी कार कहाँ पे रुकती है, वो क्या खाता है और कब खाता है, सब इन्वेस्टिगेट करो। वो कहता है, बॉस आप अभी भी ब्लीड कर रहे हो। वेंजो को गुस्सा आ जाता है, दिन दहाड़े किसी ने डोंग शियान का खून कर दिया, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सारे एक्साइडी वाले जो काम कर रहे होते हैं एकदम से रुक जाते हैं। वेंजो अपने आप को काम करता है, सॉरी, मुझे तुम सब पे गुस्सा करना नहीं चाहिए था। ये खूनी ने मेरे आंखों के सामने किसी का खून किया है और यही करके वो भाग गया। ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ। लांग चियाओ कहती हैं, बॉस ये तो आप लकी हो कि आप ठीक हो। उसको कौन रोक सकता था? आप कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं हो। वेंजो एक और सांस लेता है और कहता है, ये खूनी ने अपना पूरा फेस ब्लॉक करके रखा था, तो वो हमें उसकी कार की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करने क्यों देगा? वो इतना कह रहा होता है तभी वो कहता है, कैप्टन लो, हमें कार का ओनर मिल गया है। वो एक मामूली वर्कर है। आज वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम देने गई थी। एग्ज़ाम सेंटर के आजू बाजू के पार्किंग लॉट्स भरे हुए थे और वो नहीं चाहती थी कि उसे एक टिकट मिले, तो उसने स्पेसिफिकली एक रिमोट जगह ढूंढी जहाँ पे कोई सर्वेलेंस नहीं होगा। अब तक तो उसे पता भी नहीं था कि कोई उसकी कार ले गया है। लांग चियाओ कहती है, कैप्टन लो, हमें ट्रैफिक कैमरा में वो कार दिख गई। वेंजो कहता है, उसके पीछे जाओ। वो कार एक फैक्ट्री के बाहर पड़ी होती है और उसके आसपास कोई नहीं होता। कार को किसी ने जला दिया होता है। लांग चियाओ कहती है, बॉस यहाँ पे लगता नहीं कि कोई भी एविडेंस होगा। पता नहीं कि फॉरेंसिक टीम कुछ ढूंढ पाएगी भी या नहीं। हॉस्पिटल पे फेदू जो ह्वाइजिन के साथ बात कर रहा होता है। ह्वाइजिन कहता है, मैंने ही उन्हें हायर किया था और हंगदा को भी, जिन्होंने वीडियोस अपलोड किए। फेदू कहता है, तुमने नहीं सोचा कि अगर रेस्क्यू टीम थोड़ी लेट आ जाती तो तुम्हारा क्या होता? ह्वाइजिन कहता है, मैंने आदमी रखे थे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो मुझे बचा लेंगे। अगर वो पकड़े भी जाए तो ये प्रूव करना आसान है कि वो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे। फेदू कहता है, तुम शिंजो में कभी होते नहीं तो तुम्हें ऐसी सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होगा। आई सपोज जेनियन ने तुम्हें इस सब में हेल्प की। तुमने बाइशा रिवर का एरिया चूज़ क्यों किया? ह्वाइजिन कहता है, ये प्लान मेरा था, बाकी सबको इसमें घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बाइशा को चूज़ किया क्योंकि 1 वो एयरपोर्ट के रास्ते में था और 2 क्योंकि जो मुझे हेल्प कर रहा था वो वहाँ का लोकल था और हमारे बाइशा के साथ कोई ऑब्वियस कनेक्शंस नहीं थे, तो ये अनलाइकली है कि हम पे शक होगा। फेदू पूछता है, तुम्हें कौन हेल्प कर रहा था? ह्वाइजिन कहता है, बस एक फ्रेंड, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फेदू पूछता है, तो क्या ये सब तुम्हारा प्लान था या फिर तुम्हें एकदम से एक आइडिया आया? ह्वाइजिन फेदू की ओर देखता है, क्या तुम कह रहे हो? नहीं, जो जन्हा को शिंजो में मारना मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, पर उसकी मौत के बारे में सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैं जो ग्रुप का सिर्फ एक मैस्कॉट था। जो जन्हा ने सब कुछ कवर अप कर लिया था और अगर वो मर गया हो तो भी उसका हेंचमैन जंग काइफांग तो जिंदा है। मुझे कुछ कहने का चांस ही नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बात सुने तो मैं सिर्फ यही कर सकता था। फेदू कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हारी यांगबो से ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी। ह्वाइजिन हंसता है, आइडेंटिटी? क्या आइडेंटिटी? ये सब बस एक कवर अप है। जब मेरी मॉम ने जो जन्हा से शादी की तब वो प्रेग्नेंट थी। मैं उनका और उनके एक्स हस्बैंड का बेटा हूँ। ऑफ कोर्स बाकी सबको तो यही कहा गया कि मैं प्री मैच्योर था,
सबको लगता है कि जो जिनहाओ एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरे बायोलॉजिकल फादर जो याहो के बारे में तुम्हें पता ही होगा। फेदू नॉड करता है। हाँ, मैंने उसके बारे में कुछ सुना था। ख्वाजिन कहता है, जो फैमिली हमेशा ब्रैग करती है अपने बैकग्राउंड के बारे में, ये एरिया की पुरानी फैमिलीज़ में से एक। पर जो फैमिली की डायरेक्ट लाइन में सिर्फ जो याहो था। जो जिनहाओ का नाम उस टाइम पे जो दालोंग था। वो जो फैमिली का एक डिस्टेंट रिलेटिव था जिसका नाम मेन फैमिली रैंक में भी नहीं आता था। और जंग काइफांग की तो बात ही छोड़ो, वो एक गरीब बैकग्राउंड से आता था और उस टाइम पे वो बस एक गुंडा था। फेदू पूछता है, तो तुमने डीएनए टेस्ट कराया है? ख्वाजिन कहता है, क्या फ़ायदा? जब से छोटा था तब से मुझे पता है कि मैं जो जिनहाओ का बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। जो जिनहाओ खुद तो ये गलती नहीं करेगा ना। अगर वो श्योर नहीं होता तो उसने टेस्ट कराया होता। सिर्फ ख्वाजिन ही उसका असली बेटा है और तो भी उसे उसकी कुछ नहीं पड़ी। मेरी बात तो छोड़ो, तुम शायद मुझ पे हंसोगे, पर फैक्ट यही है कि उसने कभी मुझे पॉइजन नहीं किया, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। फेदू के हाथ शेक कर रहे होते हैं। वो अपनी वाटर बॉटल को ज़ोर से पकड़ता है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। एट द सेम टाइम वो ऐसा कुछ भी अपने फेस पे एक्सप्रेस नहीं करता। फेदू ख्वाजिन की ओर टर्न होता है। क्या तुम ऐसा हिंट कर रहे हो कि जो जिनहाओ ने कुछ गलत किया है, कि वो एक एपैथ है? ख्वाजिन कहता है, अगर वो नहीं होता तो मेरे बायोलॉजिकल डैड मर कैसे गए? क्या वो सच में हार्ट अटैक से मरे? फेदू पूछता है, तुम्हें कैसे पता? ख्वाजिन कहता है, मेरी मॉम ने मुझे बताया। जब वो यंग थी तब मेरे बायोलॉजिकल फादर उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे और उन्हें ये पसंद नहीं था, पर वो उन्हें डिवोर्स भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने जो जिनहाओ के साथ एक अफेयर स्टार्ट किया और फिर जो और जंग की बातों में आके उनके साथ मिलके प्लान किया मेरे डैड को मारने का। पर तुम्हें क्या लगता है ऐसा कपल कभी खुश रह सकता है? उन्हें जल्द ही पता चल गया कि जो जिनहाओ मेरे डैड से काफ़ी ज़्यादा बुरा था और फिर मैं पैदा हुआ। जो जिनहाओ को हमेशा लगता था कि जब उन्होंने प्लान किया था जो याहो को मारने का, उसका एविडेंस मेरी मॉम के पास है और उसकी वजह से और मेरी मॉम के कंपनी शेयर्स की वजह से उसने कुछ नहीं कहा, प्रिटेंडेड कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। फेदू पूछता है, उसे ऐसा लगा था? ख्वाजिन एक्सप्लेन करता है, मेरी मॉम के पास एक सीक्रेट सेफ डिपॉजिट बॉक्स था एक प्राइवेट बैंक में। उनके और उनके डेजिग्नेटेड एयर के सिवाय कोई भी वो बॉक्स ओपन नहीं कर सकता था। उसे यूज़ करके वो जो जिनहाओ को कंट्रोल में रखती थी। उनकी मौत के बाद वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स मेरे हाथ में आया। जो जिनहाओ अब तो मर चुका है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स में सिर्फ एक्सपायर्ड हार्ट मेडिकेशन थी। नहीं तो मुझे उसकी रेपुटेशन बिगाड़ने में इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फेदू पूछता है, तो तुम कह रहे हो तुम जो याहो के सन हो? ये किसको पता है? ख्वाजिन कहता है, जो जिनहाओ जो दालोंग, वो ऊपर से बहुत ही मॉरल लगता था और वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझता था। तो ऐसा आदमी कैसे जाके दुनिया को बताता कि वो दूसरे आदमी का बेटा रेस कर रहा है? जंग काइफांग के सिवाय मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी और को पता हो। पर ख्वाजिन ऑपरेटिंग रूम की ओर देखता है, फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करता है। हम छोटे थे तब से ख्वाजिन बाकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। आई थिंक कि उसने कभी ना कभी तो गेस कर ही लिया होगा, पर उसने ये मुझे कभी बताया नहीं। मेरी मॉम उस मर्डर से टॉर्मेंटेड थी और जब ख्वाजिन पैदा हुआ तब तक वो ऑलरेडी एज हो चुकी थी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। वो उसका ध्यान नहीं रख सकती थी। उस घर में मेरी मॉम के सिवाय सिर्फ वही था जिसके साथ मेरे ब्लड रिलेशन थे। वो इतना छोटा था, इतना इनोसेंट, इवन दो उस आदमी का खून उसकी वेन्स में था। उसके पास सिर्फ मैं ही था और मेरे पास सिर्फ वो। ख्वाजिन सोचता है कि अगर उसे उसकी गलतियों की सज़ा मिलनी ही थी तो वो ख्वाजिन को क्यों मिली? फेदू कहता है, तुमने कहा कि ख्वाजिन जो जिनहाओ का इकलौता बेटा था, तो तुम्हें पता है कि यांगबो और जो जिनहाओ का कोई रिलेशन नहीं है। ख्वाजिन कहता है, तुमने ऑलरेडी ये इन्वेस्टिगेट कर लिया। यहाँ पे पुलिस बड़ी फास्ट काम करती है। यांगबो वो बहुत ही सुपरफिशियल है, एम्बिशियस पर इनकेपेबल। वो जंग काइफांग का चमचा बना रहता है, पर उसे सिर्फ सरफेस लेवल स्किल्स ही आती है। ऐसा कोई जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है, उसका बैकग्राउंड और एकेडमिक रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। इतनी यंग एज पे वो इतना प्रमोट कैसे हुआ?
ऑफ कोर्स लोगों ने गेस करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से ये इलेजिटिमेट सन की रूमर स्टार्ट हुई। पहले तो उसके बारे में बहुत बातें चली, पर जो जन्हा या जंग काइफांग इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एंड एज टाइम वेंट ऑन, उस जोकर को लगा होगा कि वो एक प्रिंस है। उसने सीक्रेटली जो जन्हा का डीएनए कलेक्ट किया और उसे टेस्ट करने के लिए भेजा। कितने लोग ये सब के लिए सूटेड ही नहीं हैं। वो एक इलीगल वर्कशॉप पे गया, पर मैं उसके ओनर को जानता था। हम साथ में बास्केटबॉल खेलते थे। वो एक टिपिकल स्कैमर है और उसे कितने लोगों के सीक्रेट्स भी पता है। वो कहता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, पर प्राइवेटली तुम उसे पैसा दो तो तुम्हें जो चाहिए वो बता सकता है। मैंने उसे एक दूसरी सर्विस खरीदी थी और उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन फ्री में दी। मैंने उसे कहा कि यांगबो का सैंपल ह्वाइशिन के सैंपल के साथ स्विच कर दें। यांगबो, जिसके पास कुछ नहीं था, देखता है कि एकदम से उसकी कंपनी का बॉस उसे रिकग्नाइज करता है। ये सब होने के बाद उसे अच्छा लगा होगा, पर व्हाट इफ़ एक दिन उसे पता चले कि उसे ये सब इसीलिए मिला क्योंकि वो उसके आइडल का लीगल हेयर है। पहले तो उसे शॉक लगा हुआ होगा, फिर उसे गुस्सा आया होगा, पर अगर उसके जैसे के पास कोई नेचुरल वीकनेस है तो उसका गुस्सा जल्द ही पिघल गया होगा और वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा। उसे लगेगा कि वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना चाहिए था। ये यूथफुल टैलेंट्स जिनके फादर्स उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनके साथ वो इक्वल फुटिंग पे है। जो जन्हा उसे एक्नॉलेज क्यों नहीं करेगा? वो उसका बेटा था, जंग काइफांग का प्रोटेजे था। उसे लगा होगा कि शायद ये कंपनी उसकी होनी चाहिए। फेदू कहता है, मिस्टर जो, आपने बहुत मेहनत की है यांगबो को ये बिलीव करवाने के लिए कि वो जो जन्हा का इलेजिटिमेट सन है। ये सब क्यों? ह्वाइजिन कहता है, जंग काइफांग यांगबो को बहुत सपोर्ट करता था, पर जो दालोंग को वो बहुत पसंद नहीं था। अगर ऐसा कोई कहे कि वो जो फैमिली का बेटा है और डीएनए एविडेंस यूज़ करके रिकग्निशन डिमांड करे, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे? फेदू कहता है, तो ये था तुम्हारा प्लान। ह्वाइजिन कहता है, जो जन्हा के मरने से पहले अभी तक यांगबो को डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली थी। मेरा प्लान शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। फेदू कहता है, पर उनके डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद तुम्हें तुरंत ही रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे पास अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो तुमने ह्वाइशिन को कहा कि एसआईडी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराए ताकि तुम्हें पूरे शिंजो का अटेंशन मिले। फिर तुमने यांगबो को स्केपगोट की तरह यूज़ किया। सिचुएशन का फ़ायदा लेके तुमने एक बहुत अच्छा शो बनाया। ऑन द वन हैंड तुमने यांगबो को फ्रेम कर दिया, ऑन द अदर हैंड तुमने जंग काइफांग की इलीगल एक्टिविटीज़ एक्सपोज कर दी, और उसी टाइम पे तुमने वो ए-पैथ वाली न्यूज़ रिलीज़ कराई ताकि तुम जो जन्हा की रेप्यूटेशन कम्प्लीटली बर्बाद कर सको। मिस्टर जो, तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है कि जो ग्रुप इसे कभी रिकवर ही ना करे, और अगर वो तुम्हारे हाथ में आता है तो भी वो बर्बाद हो चुका होगा? ह्वाइजिन कहता है, अभी जो ग्रुप है वो जो जन्हा का जो है, ये उसकी रेप्यूटेशन और उसके लिनिएज से कनेक्टेड है, और उसकी मौत के बाद ये उसके साथ मरेगा। मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ कि जो जन्हा एक मॉन्स्टर है, एक ए-पैथ है। एज़ फॉर द रेस्ट, ये सब सिर्फ मटीरियलिस्टिक पोजेशंस है। अगर बचपन से तुम्हें कोई कांटा चुभ रहा हो मिस्टर फे, तो तुम उसे नहीं निकालोगे? फेदू कहता है, मिस्टर जो, क्या ह्वाइशिन तुम्हारे लिए एक पोजेशन है? जब तुम और जेंगयू साथ में काम कर रहे थे तब उसे सब पता था, पर उसने तुम्हें एक्सपोज नहीं किया। उसने तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया ये नाटक ख़त्म करने के लिए। तुम्हें पता है उसने जेंगयू को क्या कहा? उसने कहा कि वो कुछ समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि तुम सेफ रहो। उसके बाद जब मैं उससे बात करने गया तब उसने पूरा इल्ज़ाम अपने आप पे ले लिया। मिस्टर जो, मुझे तुमसे एक सवाल है। अब तक तुमने मुझे एक रीज़नेबल रिवेंज स्टोरी बताई है, पर तुमने एक बार भी उस औरत के बारे में बात नहीं की। इट्स लाइक कि तुम्हें पता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? तभी ऑपरेटिंग रूम की लाइट बंद होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर जो, आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की। फेदू को वेंजो का कॉल आता है। वेंजो कहता है, डोंग शाओचिन मर चुकी है। वहाँ पे कैसा है? फेदू कहता है, ह्वाइशिन भी पास हो गया। एसआईटी के ऑफिसर्स आते हैं। उतने में ही डॉक्टर्स ह्वाइशिन की बॉडी बाहर लाते हैं
ऑफिसर्स कुछ देर के लिए पॉज करते हैं और कुछ देर के बाद वो वाइजिन को अरेस्ट कर लेते हैं। फेदू कहता है जो फैमिली का केस अब एसआईडी ने फुल्ली टेक ओवर कर लिया है। आई एम अफ्रेड आपको उनके साथ जाना होगा। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं टेम्परेरीली वाइजिन का ध्यान रख सकता हूँ आपके लिए। वाइजिन फेदू की ऑफ़र एक्सेप्ट करता है। फिर फेदू कहता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेंशन करना मैं भूल गया। जब हम यांगबो और टोटनहाउ का डीएनए टेस्ट कर रहे थे तब हमने तुम्हारे और वाइजिन के भी सैंपल्स दिए थे। मिस्टर जो, आपकी फैमिली रिलेशंस चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हों, डीएनए रिजल्ट्स काफ़ी सिंपल और क्लियर होते हैं। तुम जो टोटनहाउ के बायोलॉजिकल सन हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है तो उसके जीन्स तुम्हारी बॉडी में भी है। वाइजिन ये बिलीव नहीं करता। वो कहता है तुम ऐसा क्यों कहोगे। वो चिल्लाने लगता है और एसआईडी के ऑफिसर्स उसे लेके जाते हैं। फेदू वाइजिन के फ्यूनरल के लिए चीज़ें अरेंज करने लगता है और हॉस्पिटल के बाहर वेंजो के लिए वेट करता है। जब वेंजो आता है तब उसने अपने सारे वुंड्स कवर अप कर लिए होते हैं ताकि फेदू को कोई नेगेटिव रिएक्शन ना हो। वेंजो को देख के फेदू कहता है लेट्स गो, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा कि क्या हुआ। फेदू कहता है कि उसे मैंशन पे जाना है। वेंजो पूछता है तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। फेदू कुछ ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ कहता है मुझे कुछ काम है। वेंजो को सेंस आती है कि फेदू के साथ कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। दोंग शाओचिन की मौत के बाद फेदू ने उसे तुरंत कॉल किया था, पर अब उसके मुंह में से एक भी सवाल नहीं निकल रहा। ऐसा कोई जो हमेशा बकवास करता रहता है अभी चुपचाप आंखें बंद करके बैठा है। हंगाई हॉस्पिटल से फेदू का फैमिली विला उतना दूर नहीं था। ट्रैफिक ना हो तो बस 20 मिनट्स की बात है। वेंजो उसके घर के सामने गाड़ी रोकता है। फिर वो फेदू को पोक करता है। हम पहुंच गए। फेदू अपनी आंखें खोलता है। वो कुछ कहे बिना कार का दरवाज़ा खोलता है और जाने का ट्राई करता है। वेंजो फेदू की रिस्ट पकड़ता है। वेट, तुम्हें क्या हुआ है। फेदू स्ट्रगल करता है पर नेचुरली वेंजो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेदू एक सांस लेता है और एकदम छोटी सी आवाज़ में कहता है लेट मी गो। वेंजो उसे देख के सोचता है कि कुछ गलत है तो ऑफकोर्स वो उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला। वो कुछ कहने जाता है पर वो एक वर्ड बोले उससे पहले फेदू उसे ड्राइवर सीट में धक्का देता है। वेंजो की बैक पे जो चोटें लगी हैं उनकी वजह से वो इमोबिलाइज हो जाता है। उसके सालों की क्रिमिनल पुलिस वर्क में वेंजो ने कभी भी ऐसा असॉल्ट ऑन अ पुलिस ऑफिसर नहीं देखा था। वो फेदू की किस से एकदम सरप्राइज था और उसका ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फेदू ने ये रिएक्शन एंटिसिपेट किया था और कुछ ही देर में वो वेंजो को रिलीज़ कर देता है। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी और उसके लिप्स पे एक स्माइल थी, पर वो कोई अच्छी वाली स्माइल नहीं थी। वो स्माइल के पीछे कुछ बुरे इंटेंशंस थे। इस पॉइंट पे वेंजो को अपने लिप्स पे एक मिंट का फ्लेवर टेस्ट होता है और वो उसकी थ्रोट से जाके उसकी चेस्ट पे पहुंचता है। फेदू वेंजो को देखता है और दूसरी ही सेकंड उसे फिर से किस करता है। वेंजो भी कोई उतना अच्छा इंसान नहीं है कि वो वहाँ पे कामली बैठ के किस होता रहे। इतने लंबे दिन के बाद उसकी विल पावर एकदम चली गई होती है और वो फेदू को किस करने लगता है। कुछ ही देर में उसका दिमाग फिर से स्टार्ट हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। अपनी सारी विल पावर यूज़ करके वो फेदू को अपने आप से दूर करता है। फेदू सिर्फ अपनी आईब्राव रेज करता है और दूसरी ही सेकंड में कुछ कहे बिना वो दरवाज़ा खोलता है। वो मजाक में कहता है मैंने ड्राइव की पेमेंट कर दी है, आई सपोज अब मैं जा सकता हूँ। वेंजो कहता है निकलो तुम। ये रिएक्शन फेदू को पसंद आता है। वो शांति से कार से निकलता है। फिर वो विंडो में लीन करता है, वेव करता है और कहता है शांति से घर जाना। तुम्हारे वेस्ट पे जो ब्रूजेस हैं वो काफ़ी बुरे हैं, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। और तब जाके वेंजो को रियलाइज़ होता है कि फेदू ने उसका इनशर्ट निकाल दिया है। फेदू कहता है पर तुम्हारे एब्स बहुत अच्छे हैं। इतना कह के वो विला की ओर जाता है। वेंजो तो जैसे एक्सप्लोड होने वाला हो। फिर वो देखता है कि फेदू की स्लीव्स शेक हो रही हैं। पहले तो उसे लगा कि कोई रिफ्लेक्शन होगा, पर फिर उसे दिखता है कि फेदू ही शेक हो रहा है, जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो या उसे किसी ने इलेक्ट्रोक्यूट कर लिया हो। ये देख के वेंजो उसके पीछे जाता है। फेदू ने विला का दरवाज़ा खोला ही होता है कि वो गिर जाता है। इस हालत में वो कहता है लो ब्लड शुगर और बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 13th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है।
तो एट दिस पॉइंट क्या आप गेस कर सकते हो कि डोंग शाओचिन को वो लेटर किसने भेजा था? क्या आप गेस कर सकते हो कि डोंग शाओचिन को वो लेटर किसने भेजा था? आपको क्या लगता है कि वो ड्राइवर कौन था? ये मोमेंट जब फेदू कोलैप्स हो जाता है, आई हैव सच अ डिस्टिंक्ट मेमोरी ऑफ दैट मोमेंट। जब मैं ये पहली बार पढ़ रही थी तो आई हैड द बुक ऑन टेक्स्ट टू स्पीच और मैं कुछ और काम कर रही थी उसके साथ साथ, और जब ये पार्ट आता है द किसिंग एंड एवरीथिंग, आई जस्ट स्टॉप्ड एंड देन उसके तुरंत बाद फेदू कोलैप्स हो जाता है। इट्स लाइक सो विक्टोरियन। एक डायलॉग है बुक में एंड आई कुडंट फाइंड अ प्लेस फॉर इट, जिसमें वेंजो कहता है कि जो तुम्हारा ब्लड से अवर्जन है, जो तुम्हें ब्लड से नफ़रत है, वो सिर्फ तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे थे। एंड आई कांट इवन बिगिन टू से हाउ फक्ड अप दैट इज। इफ यू नो फेदू की स्टोरी, दैट्स जस्ट सो मेसी। आई डोंट नो कि आपने अगर अदर सोशल मीडियाज़ पे देखा है कि वाई फेदू को ऐसा ब्लड से रिएक्शन होता है, बट इट्स सच एन इनसेन थिंग एंड लाइक सच अ रिच पीपल थिंग। ओके, अगर फेदू के कंसर्न्स या अगर फेदू लाइक मिडिल क्लास होता, ही वुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस बुलशिट, ही वुड नॉट be doing any of this अगर वो middle class होता तो। And I just know that it's such rich people bullshit. Sometimes I'm like, Fedu, my sweetheart, but sometimes I'm like, Fedu, you idiot. ऐसी feelings, sadistic feelings, murderous feelings, they are very normal क्योंकि हम humans हैं। At this point we are in a civilized society, but even अगर आप 200 years ago जाओ तो कोई भी एनिमल को मारना या चीज़ों को मारना, दैट वाज नॉट अ बिग डील बैक देन। अगर आप लाइक पुअर या मिडिल क्लास हो, यू वुड नॉट बी थिंकिंग ट्वाइस अबाउट किलिंग एनीथिंग। आप कितने भी स्टॉन्च वेजिटेरियन हो सकते हो, बट जब आपको व्हेन यू आर स्टार्विंग, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर कि आपके सामने वेजिटेबल्स पड़े हैं या मीट पड़ा है, यू जस्ट ईट इट। दैट्स हाउ इट वॉज बैक देन। क्योंकि आज की जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, दैट डिडंट एग्जिस्ट 200 years ago. फूड सिक्योरिटी है, दैट इज़ सच अ रीसेंट थिंग। नॉट किलिंग पीपल फॉर फन इज़ सच अ रीसेंट थिंग. नॉट किलिंग पीपल, नॉट बीइंग sadistic in general is such a recent thing. Like the past 100 years की बात है ये. It's such a recent thing in human history. And उसके पहले humans killed anything and everything. They ate anything and everything. So it is natural कि humans would have sadistic tendencies, violent tendencies, because they are encoded into our genetic structure. That doesn't make you an apath. Okay? आप उसके साथ क्या करते हो, that makes the difference. Like, yes, you can eat animals, but you don't have to eat them. By the way, it does not make you morally superior one way or the other. So ये फेदू का जो उसका है ना कि I am so evil, my dad was so evil, और मुझे लोगों की सफरिंग में कभी कभी अच्छा लगता है. He's like guilting himself and torturing himself about it. And I'm like, sweetheart, ये सब लोग ऐसे ही होते हैं. This is very human nature. Also, Fedu, there is a thing called epigenetics. Do some research on that. Like ये show में they use the word apath. Okay? Even though अगर आपके पास apath genes हो, that doesn't necessarily mean you will become an apath. That doesn't necessarily mean कि वो genes अपने आप को express करेंगे. And that is what epigenetics is about. कि what are the environmental factors, environmental social factors that affect gene expression. For like example, Huaishan. वो जो जन्हाव का बेटा है, जो जन्हाव अगर हम माने कि एपाथ है, Huaishan is nothing like that. Huaijin is something like that, but Huaishan उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है. So even though these brothers share in the apath gene, वो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता. Similarly with Fedu, वो कितनी भी मेहनत कर ले अपने आप को अपने डैड जैसा ना बनाने की या अपने आप को स्टील करने की कि आगे जो उसे करना होगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही डज, द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज जीन्स वो उसके डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि डिसीजंस आर एक्टिव चॉइसेस. आपके पास ऑप्शंस है
और आप उसमें से चूज़ कर रहे हो। When we talk about genes, they are not active choices. वो आपके पास है, आप चाहो या ना चाहो. You don't have a choice in that. For instance, let's just take autism. एक autistic parent के बच्चे, they can be autistic or they cannot be autistic. पर उसमें आपकी choice कुछ भी नहीं है. It doesn't matter what you want, what you don't want. अगर वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. The only control you have as a person is कि आप जो भी आता है yes or no, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसे यूज़ कैसे करोगे या आप उसे मैनेज कैसे करोगे, whatever the case. And like genes are so complicated. The genetic testing bill is so insane to me. Though I would say it is kind of parallel to, you know, जो autistic testing होती हैं. Did you know that in Nazi Germany, they wanted to test all the autistic people ही नहीं, but they also wanted to test any and all disabled people. पर autism में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था क्योंकि कितनी disabilities, जैसे कि किसी का हाथ ना हो, पाँव ना हो, that is more visible right in front of you. पर autism and mental disorders, they were inside you. आपको बाहर से देख के नहीं पता चलेगा कि ये person disabled है. So the Nazi people were very interested and they made an autism registry. Or at least they were trying. I don't know if they did or if they were just trying. उन दोनों में से कुछ है. पर that was a thing that happened. And by the way, I think US ने भी अभी recently ऐसा करने का try किया था. I don't exactly remember. I feel the parallels between APATH registry and autism registry. And like the fact that they are so different. Like autism doesn't make you a killer. But apparently अगर आप APATH हो तो you are likely going to be a killer. और या एटलीस्ट आप स्कैम करोगे. लाइक जो हाइजिंग, वो जानबूझ के किसी को मारना नहीं चाहता था. ही जस्ट टुक एन अपॉर्चुनिटी और ख्वाहिशिन को गलती से चोट लग गई. आई एम डिफेंडिंग हिम बट ही इज़ नॉट डिफेंसिबल. बट एनीवे, APATH जस्ट साउंड सो मच लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्लैश साइकोपैथी एज पहले जैसे उसे कहते थे. एंड लाइक being a psychopath does not make you a killer. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.